जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे ईवीएस के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है दोस्तों इस सीरीज में लाया हूँ, जो कि आपके सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पे होने वाला है। प्रश्न संख्या 1 है कि पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम प्रयोगों के अंत में दिए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसकी पुष्टि कर सके। नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी याद कर सके। तो पर्यावरण अध्ययन के पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम क्या है? नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके यहाँ पे निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। अगर विद्यार्थी खुद से निष्कर्ष करता है और परिणाम तक पहुँचता है तो जिससे विद्यार्थी अपसारी चिंतन का प्रयोग करेगा, और अपसारी चिंतन में छात्रों को किसी विषय के वस्तु के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार से सोचने का जो है यहाँ पे मौका मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 विषयों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहले आपको 6 थीम जो है पता होनी चाहिए। 6 थीम सुनिएगा कि परिवार व मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीज़ें हम बनाते और करते हैं। तो इसमें से किसमें है दोस्तों? पौधा कोई थीम नहीं है, ठीक है, काट दीजिए बिल्कुल। यहाँ पे चीज़ें हम बनाते और करते हैं, भोजन, आवास, पौधा यहाँ पे दिया गया, पदार्थ दिया, ये भी कोई थीम नहीं है। काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। काम और खेल क्या दोस्तों? एक सब थीम है, थीम नहीं है। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन बनता है कि ऑप्शन नंबर सेकंड कि परिवार और मित्र, भोजन, पानी, यात्रा, ये क्या है? थीम है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह सस्ता है, इसमें अनुभवी व्यक्ति होते हैं, यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है, यह आसानी से उपलब्ध होता है। तो सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण को पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि यह अनुभवों से सीखने का जो है अवसर देता है। किससे? अनुभवों से सीखने का यह अवसर देता है, इसलिए इसे सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यह अनुभव सीखने का अवसर देता है। कक्षा में सामुदायिक संसाधन का प्रयोग करके सक्रिय माहौल बनाया जा सकता है, जो छात्रों को अंतःक्रिया को क्या करता है? बढ़ा सकता है, और विषय को समझने में भी क्या करता है? मदद करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न सभी हैं जो आपके सीटेट जुलाई में परीक्षा होने वाली है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें हम बनाते और करते हैं, एक डैश है, थीम है, उप विषय है, पाठ्यक्रम है या विषय वस्तु है। तो ईवीएस पाठ्यक्रम में चीज़ें जो हम बनाते या करते हैं, यह क्या है? एक थीम है दोस्तों। क्या है? एक थीम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुख्यतः 6 थीम होती है: परिवार व मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। क्या है? एक थीम है। तो उसी से एक यहाँ प्रश्न पूछ लिया था कि चीज़ें हम बनाते और करते हैं क्या है? तो एक थीम है। तो यह थीम सभी थीमों से जुड़ी अवधारणाओं को करने की प्रक्रिया या तकनीक पर जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के आकलन सूचक हो सकता है? अवलोकन, सहयोग, याद करना और प्रत्याह्वान। तो इसमें से ईवीएस की आकलन करने का सूचक क्या है? ईवीएस के आकलन का सूचक हो सकता है, ठीक है। तो ईवीएस के आकलन का जो सूचक है इसमें से कौन सा है? तो ईवीएस के आकलन का सूचक यहाँ पे ऑप्शन नंबर दे रखा है कि अवलोकन और सहयोग जो है क्या है? ईवीएस के आकलन का यहाँ पे सूचक है। तो मूल्यांकन संकेतक प्रकृति संकेतों को संदर्भित करता है, जो छात्रों को मौलिक क्षमताओं व कौशल की पहचान करता है। वांछित परिणाम की ओर ले जाना। ईवीएस में आकलन के सूचक जो है अवलोकन और सहयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। जानकारी एकत्रित करके विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से। तो इसमें से किससे बचना होगा? शिक्षार्थियों के
आकलन करते समय किससे बचने की बात यहाँ पे की जा रही है? जानकारी एकत्रित करके विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से, या अधिक सटीक विवरणों के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से, आकलन के आधार के रूप में समूहों का उपयोग करने से, या आकलन करते समय तकनीकी भाषा। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 4 है। किससे बचना चाहिए? तकनीकी भाषा से। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं कि ईवीएस के विद्यार्थियों के आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना होगा, क्योंकि वे विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना होगा और आकलन के आधार पर रूप में समूहों का उपयोग भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग से बिल्कुल बचना होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। यहाँ पूछा है कि मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो कि प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व बनता है, या आपका क्या दायित्व है इसमें? तो धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समझ के साथ समायोजित हो सकें। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे अगर विस्थापित हो गए हैं तो उन्हें अलग नहीं, जहाँ पे विद्यार्थियों को जब भी शिक्षा की देने की बात की जाएगी तो उनको अलग करने की जो बात है दोस्तों, वहाँ पे अलग करने की जो है बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग करने की बात की जा रही है, बिल्कुल उनको अलग करने की बात जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो इसका जो है सेकंड ऑप्शन है तो गलत पहले हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको यहाँ पे हम देखते हैं कि अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, कि उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी यहाँ पे साझा करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे दोस्तों अगर हमको करना क्या है कि उस रूप में उन्हें शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे जिसमें अध्ययन से जुड़ा हो सके। तो वहाँ पे उन्हें अन्य विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी यहाँ पे साझा करेंगे। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सर्वोत्तम व्याख्या करता है? पर्यावरण पढ़ाए जाने वाला एक विषय है। कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन किए जाने वाला एक विषय है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है। विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की जो है बात की जा रही है कि पर्यावरण अध्ययन दोस्तों क्या है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। कक्षा 1 से 5 में अध्यापन किए जाने वाला एक विषय है, या बालक के प्रवेश से संबंधित एक विषय। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा कि बालक के प्रवेश से जुड़ा एक क्या है? यह एक विषय है। ठीक है दोस्तों, बालक के प्रवेश से जुड़ा पर्यावरण अध्ययन जो है एक विषय है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएंगे, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय देंगे, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं, स्पर्शी शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग करें। बिल्कुल, बच्चा जो है वो देख नहीं सकता है, और जब बच्चा देख नहीं पाएगा तो उसके लिए अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे दृष्टिबाधित या कह सकते हैं कि स्पर्श सामग्री जो है उसको यहाँ पे उपलब्ध कराना पड़ेगा। ठीक है, दृष्टिबाधित बालकों को पढ़ाते समय इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाए कि बालक जो है स्पर्शी शिक्षण सामग्री का अधिक उपयोग करें, और इस चीज़ का प्रबंध करना चाहिए जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान बच्चों के साथ एक ही परिवेश में शिक्षा प्रदान की जाए और उनके शिक्षा के लिए सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी जो है सुनिश्चित की जाए, जिससे इस प्रकार के बालक की शिक्षा भी मुख्य धारा में जुड़कर अध्ययन कर सकें। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अधिक से अधिक स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री का जो है प्रयोग करना चाहिए, या रेडियो जैसे आवाज़ वाली जो चीज़ें हैं दोस्तों उसका व्यवस्था किया जाए ताकि बच्चा जो है अगर स्पर्श कर सके और चीज़ को सुन सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ईवीएस की अंतर्विषयक प्रकृति विषयों और विधियों का उपयोग करके पर्यावरण के विषयों की व्याख्या करती है या करता है? सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे हम ईवीएस की बात कर रहे हैं कि ईवीएस जो होता है यहाँ पे ईवीएस की अंतर्विषय प्रकृति जो है विषयों को
विधियों का उपयोग करके पर्यावरण के विषयों की व्याख्या जो है वो करता है। ठीक है, तो बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग द्वारा संबोधित करती है। और पर्यावरण सभी विज्ञानों का एक प्रकार से क्या है, समुच्चय है, सभी विज्ञानों के साथ संबंधों को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है। तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक शिक्षक जो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, पढ़ाई में पूरी एकाग्रता, अत्यधिक बात करना, सक्रियता या आक्रामक व्यवहार। तो एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान तब कर पाएगा जब बच्चा जो है आक्रामक व्यवहार करेगा, एक अलग तरीके से व्यवहार करता है, आक्रामक व्यवहार, तो वो बच्चा क्या होता है, अति तनावग्रस्त होता है। ठीक है, और बच्चा जो है पढ़ाई में पूरी तरीके से मन लगा रहा है या अत्यधिक बात कर रहा है, सक्रिय है, तो इसका मतलब बच्चा क्या है, सृजनशील है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और सभी प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? एक कथन है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना। बी है कि एक छात्र के काम के सभी वस्तुओं का चयन करना। सी है कि छात्र से अपने काम का चयन कराना और उसको उनके पोर्टफोलियो में शामिल करवाना। एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्र करना। तो शिक्षार्थियों के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं कि एक विद्यार्थी के एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, बिल्कुल सही। और एक छात्र के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, तो छात्र ने अपने काम का चयन करना और उसको उनके पोर्टफोलियो में शामिल करना, बिल्कुल सही। एक समयावधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को क्या करना, एकत्रित करना। तो यहाँ पे ए, सी और डी जो है इसका राइट जवाब है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों, प्रश्न है कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक है कि कहानियों को किसी अवधारणाओं के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चिन्हित नहीं करना चाहिए। रूढ़िवादी विचार जैसे लड़की है, लड़के को ही काम करना चाहिए, लड़कियों को ही काम करना चाहिए, बिल्कुल इस सब चीज़ों से बचना चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार व मनोरंजक होनी चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कहानियों के माध्यम से ईवीएस की अवधारणाओं को पढ़ाने पेश करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे कहानियों को किसी अवधारणाओं के बारे में गलत फहमी की रचना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म आदि इन चीज सामाजिक समूहों से कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्र नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ए, सी और डी, जिसमें देखिए वही इसका राइट जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा रहा है कि सबसे हल्का तत्व डैश क्या है? हीलियम है, आर्गन है, हाइड्रोजन है या लिथियम है? तो सबसे हल्का तत्व प्रकृति में क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक हैं सीसा और टीन, कापर और टीन, कापर और जिंक, एल्युमिनियम, कापर और टीन। तो कांसा एक मिश्र धातु है किसका? तांबा और टीन का। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पौधों में फ्लोएम किसके लिए जिम्मेदार होता है? पानी का परिवहन, भोजन का परिवहन, अमीनो अम्ल का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पौधों में फ्लोएम का काम क्या होता है? पौधों को भोजन का परिवहन करना, पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में भोजन को पहुँचाने का काम फ्लोएम का होता है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो डीएनए की खोज इसमें से कोई नहीं, क्योंकि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने, डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा डीएनए की खोज जो है वो की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और यहाँ पूछा है कि पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज विचार निम्नलिखित में हैं, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक रूप से सही है? बीज किसी पौधों के अंग नहीं है, गाजर और पत्ता गोभी पौधे नहीं हैं, घास एक पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल हैं।
तो पौधों के बारे में कुछ सहज विचार यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वैज्ञानिक रूप से सही है। तो कुछ सब्जियां क्या हैं, फल हैं, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से सही है। कुछ फलियां जो कुछ सब्जियां जो होती हैं क्या होती हैं, वो फल होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में पोषण को अधिक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को करना क्या चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि पोषण की बात। तो छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए। सामग्री को देखने के बाद शिक्षकों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण देने से दोस्तों यहाँ पे प्रभावी ढंग नहीं होगा, उदाहरण दे देने से कोई प्रभावी ढंग नहीं होता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाना, ये भी नहीं। मानव कृत्रिम दंतावली का मॉडल दिखाना, बिल्कुल नहीं। दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, छात्रों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना चाहिए और सामग्री को देखने के बाद इस पर शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपना स्पष्टीकरण जो है वो देना चाहिए। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संसाधन प्राकृतिक नहीं है। जल, भूमि, वन, कारखाने, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन, जल हुआ, भूमि हुआ, वन, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। कारखाना जो है एक प्रकार से प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, एक ईवीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होगी। जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में, एक नाले का भ्रमण करना, पड़ोस में परिवार के साथ बातचीत करना, प्रतिदिन एक परिवार द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान लगाना। पड़ोस से बातचीत करने से दैनिक पानी की बर्बादी का पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, पानी का बर्बादी पता लगाने के लिए यहाँ पे किसी परिवार को अपनाना पड़ेगा या परिवार के द्वारा उपयोग किए जाने पानी की मात्रा को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसका अनुमान लगाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है आपके डायरेक्शन बेस्ड प्रश्न है और अक्सर आपके एग्जाम में दोस्तों डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन जो है मुख्यतः 4 होते हैं। ये आपका पूरब होता है, इधर आपका पश्चिम होता है और ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 मुख्य डायरेक्शन होते हैं। और यहाँ पे हम सब डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका उत्तर पूर्व होता है, यहाँ पे बात करें तो उत्तर पश्चिम होता है और यहाँ बात करें तो दक्षिण पश्चिम होता है और ये आपका दक्षिण पूर्व होता है। तो इस तरीके से डायरेक्शन 4 होते हैं और उसके सब डायरेक्शन भी 4 यहाँ पे होते हैं। तो ये डायरेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि आप यक्ष स्थान पे हैं। आप कहाँ पे हैं, यहाँ पे यक्ष कोई स्थान है, आप उस पर क्या हैं, विराजमान है। ठीक है भैया, फिर आगे चलते हैं। आपका विद्यालय स्थान वाई पे है। आपका विद्यालय कहाँ पे है, वाई पे है। तो आपको यक्ष से चलना है और वाई पे पहुँचना है। तो आपके घर से विद्यालय के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है दोस्तों, सीधा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ठीक है, कोई सीधा नहीं है। इसलिए आपको पहले स्थान ए पर जाते हैं जो यक्ष के उत्तर दिशा में 30 मीटर दूरी पर है। सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, यक्ष के उत्तर में जाएंगे जो कि 30 मीटर के दूरी पर अवस्थित है। ए स्थान है। ठीक है, ये हो गया। अब फिर स्थान बी पर आपको जाना है जो कि ए के पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल, यहाँ से अब हम जाएंगे, ए के पश्चिम इधर है जो यहाँ पे बी है और कितने दूरी पर स्थित है, 40 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। फिर आप सी स्थान पर जाएंगे जो बी के उत्तर दिशा में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब भैया यहाँ से फिर आप चलें, यहाँ से आप सी पे पहुँचे हैं जो कि कहाँ पे है, बी के उत्तर में है और 30 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। और अंतिम में आपको विद्यालय वाई पर पहुंच जाते हैं जो कि सी के पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिल्कुल, आपको अब यहाँ से चलना है और पश्चिम दिशा में जाना है और यहाँ पे आपको किस पे पहुँच जाएंगे, आप वाई पे पहुँच जाएंगे जो कि सी के पश्चिम में कितने दूरी पर, 40 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो आपकी विद्यालय के संबंध में आपके घर की सही दिशा क्या होगी। यहाँ पे भैया आपका घर है और यहाँ पे आपका क्या है, विद्यालय है। तो विद्यालय से घर की यहाँ पे दिशा पूछ रहा है, तो विद्यालय यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप 4 डायरेक्शन बना लेंगे।
तो यहाँ से इधर अगर आप आते हैं तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट जवाब बिल्कुल सही है कि दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है कि दक्षिण पूर्व दिशा में इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि एक नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता है, क्योंकि खारे पानी का घनत्व तो समान पानी से अधिक होता है। नमक के पानी में नींबू का घनत्व तो बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व तो खारे जल से अधिक होता है। खारे पानी में नींबू का घनत्व तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो खारे पानी का जो घनत्व होता है समान पानी से अधिक होता है। इसी कारण जो है नींबू जो होता है समान पानी में डूब जाता है लेकिन खारे पानी में तैरता रहता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। कछुआ किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण का चयन कीजिए। कारण एक दे रखा है, केचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं और उनके गिरने से मिट्टी में खाद बनती है। बिल्कुल सही। केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को क्या कर देते हैं, नरम कर देते हैं, जिससे हवा पानी जो है आसानी से मिट्टी के अंदर चला जाता है। खुदाई से मिट्टी में हवा पानी आसानी से मिल जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे यह पूछा रहा है कि एक पश्मीना साल डैश सामान्य स्वेटर जितना गर्म होता है। एक पश्मीना साल जो होता है सामान्य स्वेटर के जितना गर्म होता है और एक सादी पश्मीना साल बुनने में कितना घंटे लगता है। तो एक पश्मीना साल जो होती है दोस्तों यहाँ पे 6 सामान्य स्वेटर के जितना गर्म होती है। बिल्कुल कितने गर्म होती है, 6। और एक पश्मीना साल को बनाने में समय लगता है 200 घंटे का। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहन, साक्षी मलिक, दीपा मलिक। तो इसमें से एक पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जो कि धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं। कौन है, दीपा मलिक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं है और यह सिर्फ सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में के लोगों के संबंध में उल्टा हैं। लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अलास्का। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी वास्तव में गोल है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर कोई ऊपर और नीचे नहीं होता है। ठीक है, यह सिर्फ सापेक्ष होते हैं। हम भारत के लोग जो हैं वास्तव में के लोगों के संबंध में उल्टा हैं। किसके, अर्जेंटीना के लोगों के। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि टूटता तारा है। टूटता तारा क्या है, तारा है, धूमकेतु है, उल्का या धूम्र क्षुब्ध ग्रह। तो टूटता हुआ तारा जो क्या है, एक उल्का है जो कि पृथ्वी के आग पकड़ते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि निम्नलिखित खाद्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैगन, भिंडी, कद्दू। तो इनमें से एक पौधे का चयन कीजिए। एक ऐसे पौधे का चयन कीजिए जिसमें 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग हैं। तो 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग किसमें होते हैं, केला और कद्दू में। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ए और डी। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल का उत्पादन करता है। असम और उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल। तो कच्चे तेल या पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है, गुजरात और तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकुना पेड़ की छाल से किया जाता है। सिकुना पेड़ की छाल से क्विनिन नामक दवा बनाई जाती है जिसका उपयोग जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों आंत ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो क्या होगा, मलेरिया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि यहाँ पे घरों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों के छतों के साथ मिट्टी के घर में रहते हैं, कथन एक है। वहीं मनाली के घरों की बात करें तो घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बिल्कुल गलत, बांस के खंभों पर नहीं बनाए जाते हैं।
सी है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने होते हैं, बोतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, इसका राइट जवाब है ए और सी राइट जवाब है, क्योंकि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि लेह में 2 मंजिले घरों में पत्थर से बने होते हैं, भूतल जो होता है जानवरों के लिए होता है और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए कि ब्रेल लिपि का उपयोग क्यों करते हैं। ब्रेल लिपि जो होता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ब्रेल लिपि के बारे में पहला है कि ब्रेल एक मोटे कागज पर डॉट्स बनाकर लिखा जाता है और यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। उठी हुई बिंदुओं पर उंगली चलाकर इसे पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, ये 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, गलत है, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो इसका राइट जवाब 1, 3 और क्या है दोस्तों 4 है, जिसमें ये चीज़ें आपको दिखें ये राइट है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को पोषित करता है। नहीं, क्योंकि यह शिक्षा विद्यार्थियों के रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे गैर भेदभाव जो है या असमानता की बात की जा रही है, ये पर्यावरणीय मुद्दा है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।